कृपया पीछे के साथी कृपया आगे की कुर्सियों पे आ जाएं। खाली आ जाइए ना, जो खाली आ जाइए। तो दोस्तों आगे आ जाइए जौहर जी, आगे आगे। आज 22 सितंबर अमर शहीद केशव प्रसाद शर्मा की शहादत का दिन है और अब हम सेमिनार के मुख्य वक्ता और भारत के क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के महामंत्री साथी आनंद प्रकाश मिश्र जी को से निवेदन करेंगे इन 4 लाइनों के साथ जो हमारे कॉमरेड सैलानी ने विप्लवी लेनिन के लिए लिखी है। तुम विश्व क्रांति का महाशोर, समता युग के जलते अंगार, तेरे विद्रोही स्वर सुनकर भागा सदियों का अंधकार, तुमने ही वर्ग विषमता में विप्लव के शोले भड़काए और तेरे पीछे चलने वाले जग में शहीद बनकर आए। इन्हीं लाइनों के साथ मैं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री साथी आनंद प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी बात रखें। साथी आनंद प्रकाश मिश्र जी। साथी अध्यक्ष, हमारी पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्यों, पार्टी के अन्य जन और हमारे गोंडा के मित्रों, एक लंबे दौर के बाद गोंडा से मुखातिब होने का साथी दीनानाथ ने बताया कि मैं आपके पड़ोसी जिले का और कभी तो गोंडा और बलरामपुर एक ही जिला हुआ करता था। आप जानते हैं आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर 90 को पटना में साथी केशव प्रसाद शर्मा की शहादत हुई थी। हम सभी उनके छात्र रहे हैं। लेकिन शर्मा जी को शहादत या हमारे साथियों ने शर्मा जी के बारे में बहुत कुछ कहा, अभी साथी शिवराम जी ने भी। मित्रों, साथी शर्मा जी की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करने के लिए मार्क्स को जानना पड़ेगा। मार्क्स राइनलैंड, जर्मनी के राइनलैंड प्रदेश में पैदा हुए थे और एक बैरिस्टर के घर में पैदा हुए थे। बाप उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था, लेकिन राइनलैंड प्रदेश की जो स्थिति थी, भयानक दुर्भिक्ष, बेकारी, अन्याय, शोषण, युवा मार्क्स के दिमाग पर इसका, जैसे हम लोगों के यहाँ है एक चरित्र है इतिहास में, भारतीय इतिहास में, महात्मा बुद्ध का। चक्रवर्ती सम्राट के इकलौते पुत्र होने के बावजूद
लोगों की दशा देख के उस आदमी ने वो साम्राज्य, यशोधरा जैसी पत्नी, राहुल जैसा पुत्र और इतना बड़ा साम्राज्य, तो बाप बनाना चाहता था बैरिस्टर और बेटा बना दुनिया के सर्वहाराओं का पथ प्रदर्शक। बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया था, तो मार्क्स ने भी, जो साथी मार्क्स को पढ़े होंगे, मार्क्स की जीवनी पढ़ी होगी, अगर एंगल्स जैसा उनका मित्र न होता तो 1883 से पहले ही कब का मार्क्स भूख से मर गए होते। तो युवा मार्क्स के दिमाग में आया कि ये सब कुछ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मित्रों मुझे क्षमा करेंगे, इधर थोड़ी अस्वस्थता के चलते ज्यादा देर खड़ा हो पाना शायद संभव न हो, लेकिन तब भी अपनी बात मैं कहूंगा। इसलिए कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व की जो स्थिति है, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति है, फिराक के शब्दों में अगर बदल न दिया आदमी ने दुनिया को, तो जान लो कि यहां आदमी की खैर नहीं। जो भयानक स्थिति है, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि बेकारी की आलम, सरकारी रिपोर्ट मार्च की कहती है कि हिंदुस्तान के 60% वे लोग जो काम करने की उम्र के अंदर हैं, वे 60% निराश होकर काम पाने की तलाश छोड़ चुके हैं, निराश हो गए। और 40% ये हैं जिनमें काम पाए लोग हैं और काम पाने के लिए लाइन लगाए लोग। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है। और दूसरी तरफ ये तंत्र एक एक आदमी का बायोडेटा, कि अगर कोई चूं करे तो कान मरोड़, पूरा इंतजाम। और जिस जनवाद की बात आप करते हैं, उन्हीं की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के देशों में जो अपने को डेमोक्रेटिक देश कहते हैं, अभी 2 साल 3 साल पहले हिंदुस्तान, दुनिया में कोरोना आने से पहले वाशिंगटन में जनतांत्रिक देशों का एक सम्मेलन हुआ था। 100 देश आए थे, हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे और बोला है कि भारत को दुनिया का आदर्श जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, विशाल डेमोक्रेसी। अंदर ये भाषण दे रहे थे, बाहर हजारों की भीड़ मुर्दाबाद बोल रही थी। उन्हीं की रिपोर्ट ये है कि दुनिया के 3/4 वे देश जो अपने को डेमोक्रेटिक कहते हैं, बोर्ड लगा है डेमोक्रेसी की, और निर्मम निरंकुशता है। किन हालातों में है। तो मार्क्स के दिमाग में आया ये क्यों है। मैं यहां किसी पार्टी की आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टियां तो कठपुतलियां होती हैं, सरकारें तो एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ दी कैपिटलिस्ट क्लास। मार्क्स कह गए। तो बाबा बुद्ध की तरह
मार्क्स को कोई खीर खिलाने वाली सुजाता नहीं मिली थी विद्युत के लिए। मार्क्स के एक सवाल आया, फायरबाख का अध्ययन करते हुए मार्क्स ने उन पर 11 सूत्र लिखा। यहां से निचोड़ है। फायरबाख एक भौतिकवादी दार्शनिक थे, मार्क्स के ठीक पूर्व। फायरबाख की समीक्षा करते हुए 11 सूत्र लिखा मार्क्स ने, और उसका 10वां सूत्र था, अब ध्यान देंगे इसका, 10वां सूत्र था कि दुनिया के दार्शनिकों ने इस संसार की व्याख्या की है। हम बुरे कि तुम बुरे, अहम ब्रह्मास्मि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजाम। किसी ने कहा हमको देखो सब ठीक है, किसी ने कहा उनको देखो ठीक है, किसी ने कहा ऐसा हो जाए तो ठीक है। मार्क्स ने कहा कि दुनिया के दार्शनिकों ने इस संसार की व्याख्या की है, लेकिन मूल प्रश्न है इसे बदला कैसे जाए। मैं इसलिए इस सवाल को उठा रहा हूं कि आज भी यही सवाल है। विलाप करने का कोई अर्थ नहीं होता, गालियां देने का कोई अर्थ नहीं होता। मूल प्रश्न है इसे बदला कैसे जाए। आदमी बुरा हो गया है, भ्रष्टाचारी हो गया है, बेईमान हो गया है, लोभी हो गया है, सब ठीक, लेकिन यह सवाल तो 18वीं शताब्दी का दार्शनिक हल कर गया था। यह आज का सवाल नहीं है, यह 17वीं 18वीं शताब्दी का सवाल है, और उस शताब्दी के दार्शनिकों ने इस सवाल को हल किया था। अब आप नहीं जानते, पूंजीवादी शासक उसे दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता और आप खुद पढ़ना नहीं चाहते। दोष किसका है? मार्क्स ने कहा इसको बदला कैसे जाए। यहीं से मार्क्सवाद शुरू होता है, लेकिन मार्क्स ने दुनिया को उपदेश नहीं दिया। मार्क्स ने यह नहीं कहा कि ऐसा हो जाओ वैसा हो जाओ, चोरी न करो, सत्य बोलो, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ऐसा नहीं कहा मार्क्स। मार्क्स को श्रेय क्या है? सारी दुनिया, सारा शोषक वर्ग दुनिया का हर पल मार्क्सवाद के मर जाने की घोषणा करता है। दिन भर वो घोषणा करता घूमता है और रात भर मार्क्सवाद के भूत से चिल्लाता है। ये मार्क्स से लेकर आज तक यही हो रहा है। लेकिन मार्क्स की देन क्या है? हाइड्रोजन का 2 अवयव ऑक्सीजन के 1 अवयव के साथ मिलकर पानी बनता है एक निश्चित ताप और दाब पर। वैज्ञानिक ने जब खोजा तो उससे पहले पानी कैसे बनता था? अमोनिया और क्लोरीन से। या कोई ये कहने लगे कि अरे भी तो पुराना हो गया, 300-400 साल हो गए इस नियम को ढूंढे हुए, अब तो क्लोरीन से बनाएंगे हम। या तो वो धूर्त है या मूर्ख। अब जिनका वर्गीय हित है वो उस पर पर्दा डालेंगे, और जिनका वर्गीय हित है उसे जानना, अगर वो खुद नहीं जानेंगे तो कौन जनाएगा उन्हें? मार्क्स को श्रेय ये है कि उन्होंने प्रकृति और मानव समाज के अस्तित्व, विकास और परिवर्तन के नियमों को ढूंढ निकाला। मार्क्स को श्रेय है।
उन्होंने ढूंढा, अध्ययन किया, चिंतन किया, दर्शन। चालीस साल लगातार इसका अध्ययन में डूबा रहा हूं। मार्क्स को तो श्रेय ये है कि अतीत के ऐसे ऐसे अर्थशास्त्रियों को ढूंढ के सामने ले आए मार्क्स, जिनको दुनिया रद्दी की टोकरी में डाल चुकी थी। मार्क्स को श्रेय ये है कि उन्होंने समाज के परिवर्तन के नियम को ढूंढा। अगर आपको पानी बनाना है तो उस वैज्ञानिक के उस खोजी नियम को जानना पड़ेगा। विलाप करने का कोई अर्थ है, व्यक्तियों को गाली देने का कोई अर्थ नहीं है। मार्क्स के दिमाग की उपज नहीं थी, वो चिंतन का ये भी सही है कि अगर समाजशास्त्र में हेनरी मार्गन न पैदा हुए होते, दर्शन में कांट से लेकर फायरबाख तक न पैदा हुए होते, अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ से लेकर डेविड रिकार्डो तक न पैदा हुए होते, तो मार्क्स पैदा न कर पाते। सामाजिक चिंतन के विकास की शिखर पर आके मार्क्स खड़े होते और दुनिया को बदलने का तरीका बताते हैं। ये है इसका नियम। ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्स अकॉर्डिंग हिज ओन ऑब्जेक्टिव लॉज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन मैन्स विल और विश। सामाजिक विकास की, सामाजिक परिवर्तन की अपने वस्तुगत नियम है। वो किसी व्यक्ति की नियत और इच्छा से निर्धारित, नियंत्रित नहीं होते। कोई भी प्रधानमंत्री, मैं इसीलिए व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता, कोई भी प्रधानमंत्री, ईमानदारी की बात यह है, वो प्रधानमंत्री हुआ। मोदी जी को आप ज्यादा महत्वाकांक्षी कह सकते हैं, क्योंकि अतीत पूंजीवाद का एक चरित्र है। अभी हमारे कुछ साथी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, जिन्होंने अध्ययन किया है इतिहास का, 17वीं 18वीं शताब्दी का अध्ययन करिए, राजनीति का, दर्शन का। फ्रांसीसी क्रांति होती है, उससे पहले वाल्टेयर और अंतेस्क्यू पैदा होता है। चर्च का राज्य पर प्रभुत्व, इसके खिलाफ वैचारिक सैद्धांतिक संघर्ष करता है। पूरा यूरोप का इतिहास 17वीं 18वीं शताब्दी का यही केंद्रित है। एक नारा, राज्य के अधीन चर्च होना चाहिए, चर्च के अधीन राज्य नहीं। धर्म व्यक्तिगत मामला है, ये राजनीतिक मामला नहीं है। क्यों? ये सामंती प्रवृत्तियां थी और पूंजीवाद को चाहिए, पूंजीपति वर्ग को चाहिए मजदूर। कई वर्ग की वर्गीय आवश्यकता थी कि उसे अधिक से अधिक मजदूर मिले। उसे पंडित जी भी चाहिए, उसे ठाकुर साहब चाहिए, उसे दास जी भी चाहिए, उसे तो मजदूर चाहिए था। तो पूंजीवाद जिन सामंती प्रवृत्तियों को दफना के उसकी कब्र पर खड़ा हुआ था, आज जब वो संकट में है, आज जब वो सड़ चुका है बुरी तरह, उसने खुद उस कब्र से उस लाश को बाहर निकाल लिया है और उसी की आड़ में, क्योंकि कुछ नहीं है उसके पास, न कोई दर्शन है, न कोई सिद्धांत है, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है दुनिया में अब उसके पास जो आम जनता को आकर्षित कर सके।
तो क्या करेगा? मार्क्स कहते हैं भौतिक सत्ता का मुकाबला भौतिक शक्ति कर सकती है, भौतिक शक्ति। और भौतिक शक्ति मजदूर वर्ग की वर्गीय एकता में निहित है। दुनिया के मजदूरों एक हो। जर्मनी के मजदूरों एक हो उन्होंने नहीं कहा। और हमारे साथी यहां प्रबुद्ध साथी हुए थे, अगर आपने पहली मई का भी इतिहास देखा होगा, घटना हुई थी शिकागो में पहली मई 1886 को, लेकिन हेग में उसके एक साल पहले यह प्रस्ताव पारित किया गया था मजदूर संगठनों द्वारा कि आगामी पहली मई 86 को दुनिया में काम के घंटे कम कराने के लिए प्रदर्शन किए जाएंगे। तो लंकाशायर से लेकर मैनचेस्टर से लेकर और शिकागो तक सिर्फ एक नारे पर पूरे यूरोप का मजदूर खड़ा था। भौतिक शक्ति, धीरे धीरे भौतिक शक्ति बन रहा था वो। पूंजीपति वर्ग का हित है कि जनता को, मेहनत कर जनता को, खासतौर से मजदूरों को वो भौतिक शक्ति न बनने दे, क्योंकि जैसे ये भौतिक शक्ति बनेगा ये भौतिक सत्ता टूट जाएगी, बिखर जाएगी। अब क्या करें? कोई सिद्धांत आकर्षित नहीं कर पा रहा है। तो विभाजन का क्या होगा? हिंदू मुसलमान करो। ताज्जुब होता है कि पहले यूनियन बनाओ, आर्थिक लड़ाई लड़ो। मार्क्स मजदूरी और दाम मुनाफा के अंतिम पन्नों में लिखते हैं एंगल्स कि मजदूरों को अपने बैनर पर लिखना चाहिए क्या, मजदूरी प्रणाली तरह नाश हो। तो यूनियन बनी, यूनियन हमने बनाई, सरकार ने कहा ठीक है यूनियन तो बना लो, क्रम भंग हो जाता है, दिक्कत आती है। क्या बोल रहा था मैं? क्या कह रहा है? हाँ, तो 86 के पहले तो यूनियन बनाना अपराध था। अब 86 के बाद क्या होने लगा कि सरकार ने कहा देखो रजिस्ट्रेशन करा लो भाई, कानून के तहत संविधान का पालन करोगे। तो जो यूनियन है सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक थी, वो सत्ता का अंग बना दी। और अब क्या हो रहा है? अब तो दलितों का अलग, सवर्णों का अलग, ठाकुर साहब का अलग। हो सकता है, अभी खबर हमने नहीं पढ़ी है, मुसलमानों की अलग यूनियन बन सकती है। बनी है। तो ये सरकार का, ये सत्ता का, ये व्यवस्था का हित है कि जनता कभी भौतिक शक्ति न बनने पाए, मजदूर कभी भौतिक शक्ति न बनने पाए। अब उसके पास कोई अस्त्र नहीं है तो वो क्या करेगा? उन्हीं कब्र के सड़े हुए मुर्दों को निकाला मन, और धटिंगर शाह की गद्दी बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी, बस। अब जनता क्यों फंस जाती है? मार्क्स ने कहा, और मार्क्स ने भी नहीं कहा था, हेगल ने एक वाक्य कहा था। हेगल ने कहा था कि ये जो आम जनता की चेतना है, जिसे सामान्य चेतना कहा जाता है, ये सामान्य चेतना शासक वर्ग की चेतना होती है। और शासक वर्ग की ये जो सामान्य चेतना है, ये अपने आप विशिष्ट चेतना, वैज्ञानिक चेतना के स्तर तक नहीं उठ सकती।
अब आम जनता की मजबूरी है, क्या करे वो? उसके पास सामान्य चेतना है, और सामान्य चेतना अपने आप आज भी आंदोलन हो रहे हैं, असंतोष आक्रोश आज भी कम नहीं है। दुनिया में देख लीजिए, अभी 7-8 साल पहले जर्मनी में 7 दिन लगातार पूरी सत्ता पैरालाइज रही। उसके 1-8 साल पहले फ्रांस की यही स्थिति हुई थी। पेरिस में फिर एक बार दुनिया भर के अखबारों ने लिखा कि पिछले 100 सालों में पेरिस ने इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी। वो असंतोष था, आक्रोश था, लेकिन हुआ क्या? अभी आपने लंका में देखा क्या हुआ? 19 में वो सबसे अधिक वो महानायक था लंका में, और ये 21 में आके देश का सबसे घृणास्पद व्यक्ति बन गया। लेकिन परिणाम क्या निकला? फिर घूम के वहीं आ गए। असंतोष और आक्रोश है, लेकिन वो सामान्य चेतना के नियंत्रण में है। ये जब तक सामान्य चेतना के नियंत्रण में रहेगी, मोदी जाएंगे, कोई और आएगा, किसी भिन्न रूप में आएगा। हटाते रहिए आप। तो मार्क्स ने कहा कि देखो, ये समाज वर्गों में परस्पर विरोधी हितों में बटा है। इसे समझाने के लिए अर्थशास्त्र समझने की जरूरत नहीं है। दुनिया लाख छिपावे। एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन दुनिया के पूंजीशाहों के लिए बाइबिल का काम था, लेकिन एडम स्मिथ ने उसी में दिखाया गया था कि समाज परस्पर विरोधी हितों में है। और खैर डेविड रिकार्डो ने तो गजब का, समाज परस्पर विरोधी हितों में बटा हुआ है। इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा खोजबीन की जरूरत नहीं है। आप चौराहे देख लीजिए, मजदूर चौराहे यहां भी है, सवेरे आता है, क्या है उसके पास? अपनी श्रम शक्ति बेचेगा। 8 घंटे के लिए लेकर के फावड़ा बेचा, जो भी उसके पास है वो लेकर आता है। जैसे सब्जी मंडी लगती है, वैसे श्रम की मंडी लगती है। परस्पर विरोधी हित वहीं आते हैं। काम कराने वाला चाहेगा सस्ते से सस्ता मजदूर मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा काम कराए घंटे तक। मजदूर चाहता है कम से कम काम करें, ज्यादा से ज्यादा मजदूरी। मंडी में दोनों है, और दोनों के परस्पर। हमारा एक भाई यहाँ डॉक्टर है, कई साथी हमको जानने वाले जानते होंगे। कई साल पहले जाड़े में हमने पूछा, फोन पर बात हुई, का कैसा चल रहा है? का भैया बड़ा खराब सीजन चल रहा है। उनका काहे? कम मरीज वही नहीं आते, ढेर खाते हैं, सब हजम हो जाता है, किसी को कुछ होता ही नहीं। डॉक्टर की क्या है? पूरा इलाका जब मरीज बन जाए तो डॉक्टर का ही पूरा हो जाए। शमशान घाट पे कफन बेचने वाला है, क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा उसका कफन बिक जाए, लकड़ी बिक जाए। कौन मरना चाहेगा? ये व्यवस्था ही परस्पर विरोधी हितों पर खड़ी है। लेकिन मार्क्स कहते हैं, मार्क्स पर कहा गया कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को ढूंढ निकाला, तो उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा। मार्क्स ने खुद लिखा कि वर्ग संघर्ष को हमने नहीं खोजा है, ईश्वर तो हमसे पहले दार्शनिकों ने और खासतौर से अर्थशास्त्रियों ने ढूंढ निकाला था। उनका इशारा एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की तरफ था। मार्क्स क्या कहते हैं?
अगर हमारी कोई खोज है तो वो ये है कि इस वर्ग संघर्ष का लाजमी परिणाम सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होगा। ये मार्क्स लिखते हैं। अब सर्वहारा वर्ग अपना अधिनायकत्व कैसे कायम करेगा? पहले तो वर्ग चेतना से लैस हो जाए। सामान्य चेतना रहेगी तब तक वो काम कर नहीं पाएगा। मजदूरों को वर्ग चेतना से लैस किया जाए, वर्ग संघर्ष चले। वर्ग संघर्ष आज भी चल रहा है। हमारी पार्टी नारा लगा रही है 25-30 सालों से कि टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि पिछले 100 सालों में श्रम की उत्पादकता में सैकड़ों गुना वृद्धि हुई है। मशीनों का तकनीकी विकास बढ़ता जा रहा है, लेकिन मजदूरों से 8 घंटा भी लिया जा रहा है। श्रम की उत्पादकता में सैकड़ों गुना वृद्धि हुई, तो काम के घंटे 4 क्यों नहीं? उससे भले ही बेकारी की पूरी समस्या हल न हो, लेकिन जितने लोग काम कर रहे हैं उसका ठीक दूने लोगों की जरूरत पड़ेगी। और अगर उतने श्रम उत्पादकता में आपका मुनाफा होता था तो आज 100 गुना श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होने के बाद आपका मुनाफा क्यों नहीं होगा? लेकिन नहीं, अब तो 12 घंटे करिए और लाइन लगी है। किसको दोष दीजिएगा? जीवन, हमारा जीवन हमको इस कत्सोगार्ड डेमोक्रेसी के अंदर अधिकार सब दे दिए गए हैं, लेकिन हमारा आर्थिक परिवेश इतना जकड़ दिया गया कि एक पैर वाले एक लंगड़े से कहा जा रहा है कि दौड़ो ना। कानून की नजर में तो तुम भी दौड़ के जीत जाओ। अब ये बात कौन कहे कि भैया अगर आप दौड़ कराना चाहते हैं तो इसका भी एक पैर बांध दो। मार्क्स कहते हैं उन अंतर विरोधों का पता लगाओ जो समाज में है। और जो क्रांतिकारी शक्तियां हैं उन्हें गोलबंद करो, वर्ग चेतना से लैस करो, और भौतिक सत्ता को भौतिक शब्द द्वारा चकनाचूर कर दो। पूरी व्यवस्था, हमारे एक साथी ने कहा, मंजिल कहां है? हमारा किसी व्यक्ति से विरोध नहीं, पाले हैं। सती दीननाथ कह रहे थे, भाव भी कुछ शायद ऐसा ही था। पाला खींचा हुआ है। इस व्यवस्था को बचाने वाले लोग और इस व्यवस्था को मिटाने वाले लोग। व्यक्तिगत हमारा कोई शत्रु नहीं है, वैचारिक विभिन्नताएं चलती हैं। आज तो वो भी खत्म हो गई है संयोग से। देश में एक गजब का वैचारिक शून्यता का दौर। मैं बताऊं आपको, साथी दीनानाथ का मैं ठाकुराम की बात कर रहे थे। अब पता नहीं उन्हें मालूम है कि नहीं मालूम है, मेरा शिष्य था। उस सादुल्ला नगर में 8 या 9 में पढ़ रहा था। वही हमारे एक साथी थे, उनके नहीं, यादव जी नहीं, एक मुस्लिम साथी सादुल्ला नगर में थे।
हाँ यस, अली मुल्ला। हम गए मिलने, अली मुल्ला ने बताया कि एक लड़का छोटा सा है, घर का बड़ा गरीब है, ननिहाल में रहता है। घर तो उसका उतरौला के पास है, लेकिन यही रहता है। वो आता है, हमारी बात बड़ी गौर से सुनता है। और तुमसे मिला के तो बुलाओ, तो नारा झुलाते हुए बुलाया गया। मैं फागू रहा, तो मेरे साथ चलेगा, पढ़ाएंगे हम तुझे। देखा बड़ा तेज तर्रा टाइप का लड़का, कहा भी नहीं, अब की आयो तब चल। अच्छा इम्तान दे। फिर शर्मा जी का क्लास था गोरख बस्ती में। शर्मा जी ने हमको इलाहाबाद से भेजा कि तुम जाकर के भैरव, अरे 1 घंटा चलने दो यार जनरेटर। कौन नहीं, कोई बंद किया है, देखो ना, बोलो क्या बंद कर रहा है। 1 घंटा चलने दो। अगर बंद करना तो पहले यहाँ चेंज ओवर करा के तब बंद करें। हाँ, तो शर्मा जी ने हमको भेजा कि चल करके एक दिन पहले तुम वहां पर तुम देखो क्या कर लोग कर रहे हैं। तो मैं बलरामपुर आया, वहां एक लड़का था, आजकल नेपाल में है, उसको लेके मैं सादुल्ला नगर गया। रात में वहीं उसके घर रहा, सवेरे लेकर चला गया बस्ती क्लास में। और उसके बाद अली मुल्ला ने बताया था कि हालत इसकी बड़ी खराब है, पढ़ लिख नहीं पाएगा ये। वो तेज तो था ही फगोना। चल मेरे साथ, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। और मैं लेकर उस नन्हे से बच्चे को चला गया इलाहाबाद। तो हम भी जानते थे कि 2 पत्र आदान प्रदान होते हैं, रोज चिट्ठी लिखी जाती थी। एक तो ये महाशय थे कामरेड दीनानाथ, और एक और उनके मित्र हुआ करते थे, हालांकि बहुत ज्यादा हमारे क्लोज नहीं रहे, ये तो खैर परिचित रहे, शायद सुरेश नाम था, दिनेश। रोज एक पोस्ट कार्ड इधर से, एक पोस्ट कार्ड उधर से। और आज तो यहां आपके सामने सार्वजनिक रूप से कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं न जाने कितने लोगों को लाया पार्टी में, ट्रेंड किया, पढ़ाया, समझाया, उसके बाद भी लाया, तमाम लोग आए। किसी को अगर डांट दो एक बार तो उसके अहम को चोट लग जाती है। और आज सार्वजनिक रूप से मैं कह रहा हूं, मैंने फागू राम को पीटा था, और एक बार नहीं दर्जनों बार, पढ़ने के लिए। वो खाना नहीं बना पाता था शुरू में, उसके भी लिए। और माँ पीटा भी है तो दुलराया भी। प्रेस में काम करते थे, उनका चल कंपोजिंग सीख, क्रांति प्रेस में कंपोजिंग सिखवाई। और फिर जब उसके बाद हमको कानपुर में संगठन के लिए भेज दिया गया, तो मैं उसको कानपुर लेके चला आया। और ये सही है, मुझसे लड़ता भी था, झगड़ता भी था, और शायद उसके निधन का अगर किसी को सबसे ज्यादा पीड़ा हुई तो आज भी
खैर छोड़िए। तो साथियों, मैं ये कह रहा था कि मार्क्स ने वो चीज ढूंढ निकाला, समाज कैसे बदलता है। अब शर्मा जी का मूल्यांकन आइए हम करें। किनके साथ रहे ये तो अलग बात है। ये सही है, जब रूस में 1917 में क्रांति हुई, हिंदुस्तान का जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसको अगर आप गौर से उसकी समीक्षा कीजिए, तीन खंड आते हैं। 1807 का गुलामी से लेकर सिराजुद्दौला की पराजय से लेके और 1857 की गदर तक, ये जगह जगह विद्रोहों का युग दिखाई देता है। हमारे साथी ने बिरसा मुंडा का नाम लिया था, उन्हीं विद्रोहों की उपज थे वो बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा की खूबी ये थी कि वो खाली अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, वो हिंदुस्तान के सामंतों के खिलाफ भी लड़ रहा था। दोनों उसके शत्रु थे क्योंकि दोनों मित्र थे। हिंदुस्तान इसलिए नहीं गुलाम बना था कि हिंदुस्तान कमजोर था। सिराजुद्दौला की पराजय इसलिए नहीं हुई थी कि अंग्रेज बड़े बहादुर थे। सिराजुद्दौला की पराजय गद्दारी से हुई थी, और वो सामंती गद्दारी, सामंतों ने उसके साथ गद्दारी किया था। उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो 1857 तक और 1857 की गदर के बाद क्रांतिकारी आंदोलन दूसरा मोड़ लेता है। वासुदेव बलवंत फड़के जैसे लोग पैदा होते हैं और ये क्रम चलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। इसी बीच रूस में 1970 में समाजवादी क्रांति हो जाती है, सरदार बरकत नायकत्व कायम होता है महान क्रांतिकारी लेनिन के नेतृत्व में, और उसका इंपैक्ट भारत पर होता है। और पहली बार सवाल उठता है दुनिया के इतिहास में, रूस के जनतांत्रिक आंदोलन की शुरुआत 1827 से मानी जाती है और भारत में जनतांत्रिक आंदोलन की शुरुआत 1822 से मानी जाती है। 5 साल पहले जब तित्तू मियां ने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंक के गणतांत्रिक प्रजातंत्र की स्थापना का उद्घोष किया था। ये पहला उद्घोष था हिंदुस्तान का, जो तित्तू मियां के नेतृत्व में गूंजा था। और वहां से लेके अब आइए, ये सवाल उठा कि हिंदुस्तान में जनतांत्रिक आंदोलन की शुरुआत तो 5 साल पहले हुई और हमने शहादतें भी रूस से कम नहीं दी। क्यों वे सफल हुए और क्यों हम असफल हुए? और इस सवाल को सबसे पहले उठाया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। और उन्होंने जब फांसी से पहले अपनी आत्मकथा लिखी जेल में, तो उसके अंतिम पन्नों में लिखा, हिंदुस्तान के युवकों से अपील किया, हिंदुस्तान के युवकों से मेरा निवेदन है कि वो बम पिस्तौल का लालच छोड़ें, अध्ययन करें और सच्चे साम्यवादी बने। बिस्मिल ने किस बात की कमी महसूस की थी? सब कुछ था हमारे पास, त्याग था, बलिदान था,
समर्पण था, लेकिन सिद्धांत नहीं था। 20 में जेल से छूटने के बाद त्रिलोक दादा अपनी किताब जेल में 30 बरस में लिखते हैं कि 20 में जेल से छूटने के बाद जब बाहर आया तो दुनिया में साम्यवाद का आलोक फैल चुका था। अब नए सिरे से पढ़ने, समझने और करने की आवश्यकता थी। इसकी पहली अभिव्यक्ति इतिहास में भगत सिंह के रूप में होती है। 24 में बनी एचआरए में भी थी इसकी झलक, लेकिन पूर्ण झलक नहीं थी। एचआरए में कहा था ब्रिटिश गुलामी उखाड़ने के बाद हम एक ऐसे समाज की रचना करेंगे जिसमें मानव द्वारा मानव का शोषण संभव न हो। ये झलक तो थी, लेकिन सितंबर 28 में जब फिरोज शाह कोटला के किले में गोपनीय बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता भगत सिंह ने की, उसने कहा ये हमारी झलक तो देता है, लेकिन हमें अपने उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए। तो भगत सिंह ने यह प्रस्ताव रखा कि इसमें समाजवादी शब्द जोड़ लिया जाए, हमारे नाम को भी हमारे लक्ष्य और उद्देश्य के को प्रतिबिंबित करना चाहिए। यह प्रस्ताव पास हुआ। और दूसरा प्रस्ताव एचएसआरए का लक्ष्य घोषित हुआ। राष्ट्रीय जन क्रांति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के बाद सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व कायम करना, यह प्रस्ताव पारित हुआ, लक्ष्य बनाया गया एचएसआरए। अब भगत सिंह के अदालत में दिए गए बयान तो दस्तावेज है ऐतिहासिक। रंगमंच पर दो व्यक्ति, भगवती चरण बोहरा और भगत सिंह, अगर आपने फिलॉसफी ऑफ बम पढ़ा हो, जो गांधी के लेख कल्ट ऑफ बम के जवाब में आया था, गांधी जी ने क्रांतिकारियों पर आरोप लगाते हुए लेख लिखा था। उनकी भाषा में जो भी गाली हो सकती थी दिया। इसका जवाब में क्रांतिकारियों की ओर से फिलॉसफी ऑफ बम, ये एचएसआरए का घोषणा पत्र था। और पढ़िए, पता लगता है कि वो कितने विकसित मार्क्सवादी थे। दो लोग, भगवती चरण बोहरा और भगत सिंह। अब इसके बाद भगत सिंह को फांसी हो गई। भगवती चरण बोहरा उससे पहले ही मई 31 में ही रावी के तट पर परीक्षण करने जा रहे थे, हाथ में बम लिए, फट गया, शहीद हो गए। तीसरे जो बचे थे, एक तीसरे जो थे, जो उतने प्रकांड विद्वान तो मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन जो संगठनात्मक क्षमता थी वो अद्भुत थी, चंद्रशेखर आजाद। ये लगातार जो 3 शहादतें हुई, इसने क्रांतिकारी आंदोलन को बिखेर दिया। वो सैद्धांतिक डेवलपमेंट जो भगत सिंह के साथ हुआ था, उसके बाद वो धारा नहीं चल पाई। तब इसी दौर में केशव शर्मा रंगमंच पर आते हैं। बनारस में गिरफ्तार किए गए। भेज दिए गए देवली कैंप, और वहां
इन पर मुकदमा चलाया गया, अंतर प्रांतीय षड्यंत्र केस। लेकिन उन्होंने खुद लिखा कि मैं गया था राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के रूप में, और देवली से जब लौटा तो मार्क्सवादी लेनवादी बन गया, और आते ही वो बीड़ा उठाया कि क्रांतिकारी आंदोलन को कैसे क्रांतिकारी सिद्धांत और दर्शन के आधार पर चलाया जाए। इसका प्रयास साथी केशव शर्मा, योगेश चंद्र चटर्जी, इन दोनों के द्वारा शुरू हुआ। बाराबंकी में हाहा में पूरे 1 महीने का क्लास चला, जिसका उद्घाटन सुभाष बाबू ने किया था, जिसमें राहुल सांकृत्यायन से लेकर सारे उस समय जो चिंतक लोग थे। कानीकुंज लखनऊ में चला 1 महीने का, एक महीने का, पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को सिद्धांत से लैस करने की है। अब देखिए, बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे हम, लेकिन एक बात, अनुशीलन समिति जिसने अपना नाम 19 मार्च 40 को समझौता विरोधी सम्मेलन के पंडाल में ही, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संयोजकत्व में गांधी जी के समझौता सम्मेलन के विरोध में जो हुआ था, उसी के पंडाल में RSPI-ML के गठन, शिविर से वहां कैंप से लौटते ही हिंदुस्तान के सारे प्रमुख क्रांतिकारी पकड़ के बंद कर दिए गए। उसके बाद तो कोई 46 में छूटे। इस बीच 2 घटनाएं हुई। एक घटना तो अगस्त जनक्रांति, जो क्रांतिकारियों की योजना थी कि बाहर से सुभाष बाबू और अंदर से अनुशीलन समिति, या जिसने अपना नाम RSPI-ML रखा था, उधर से वो आक्रमण करेंगे और इधर ये जनक्रांति का नारा देगी, तैयारी करेगी, उद्घोष करेगी। इन 2 पार्टों के बीच ब्रिटिश साम्राज्य रह जाएगा। गांधी जी ने ऐसा नहीं होने दिया। हिंदुस्तान का पूंजीपति विश्व युद्ध में फायदा उठाने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डाल रहा था कि वो समझौता करे, उसको अधिक छूट दे। तो अंग्रेजों से पर दबाव बनाने के लिए और क्रांतिकारी योजना को असफल बनाने के लिए गांधी जी ने बिना कोई कार्यक्रम दिए हिंदुस्तान की जनता से कहा करो या मरो, और अंग्रेजों से कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्रांति असफल हो गई, समय से फूटा विद्रोह असफल हो गया। एक लंबा इतिहास है। सुभाष बाबू को असफल करने के लिए बंगाल में 43 में कृत्रिम अकाल डाला गया, नियोजित ढंग से। 65 लाख बंगाली भूख से तड़प तड़प के मर गया। और वायसराय सलाहकार परिषद में सभी जातियों और धर्मों के प्रतिनिधि थे, किसी ने विरोध नहीं किया। बाबा भीमराव अंबेडकर से लेके और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक ये सारे लोग सलाहकार परिषद में थे। इसलिए
कि भूखी जनता अराजकता तो फैला सकती है, क्रांति नहीं करती। क्रांति सचेतन जनता करती है, विकसित जनता करती है। बंगाल को मार दिया भूख। उधर इतिहास में घटनाएं तो बड़ी वक्त रेखा में चलती हैं। नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिरा, जर्मनी पहले घुटना टेक चुका था, जापान ने भी घुटना टेक दिया, आजाद हिंद फौज को सरेंडर करना पड़ा। वो बंदी सिपाही सुभाष बाबू चकमा दे के निकल गए, ताइवान दुर्घटना के बहाना करके। उन बंदियों को जब दिल्ली लाया गया, उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया, उससे देश में एक बार भयानक असंतोष और विद्रोह फैल गया। 45 में 42 से भी बड़ा आक्रोश सेना ने विद्रोह कर दिया। थल सेना ने, जल सेना ने, वायु सेना ने, बंदरगाह के मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया। पूरे देश की जनता उठ खड़ी हुई। अब हालत क्या थी? ब्रिटेन द्वितीय विश्व महायुद्ध में एक पक्ष का नायक था, लीडर था, विजेता तो अवश्य बना, लेकिन ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जर्जर हो, युद्धात्मक अर्थव्यवस्था होने के कारण इतनी अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई कि चर्चिल जो दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ माना जाता था, ब्रिटेन में उसको प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अब ब्रिटेन के सामने यह दिक्कत थी कि अब वो इस बागी हिंदुस्तान को अपने कब्जे में नहीं रख सकता था, यह उसकी व्यवस्था थी। और भारतीय पूंजीपति अब चाहता था कि वो स्वतंत्र रूप से विश्व मंडी में उतरे। इसके लिए आवश्यक है कि ब्रिटेन से मुक्ति मिले। अब एक अलग बात अंग्रेजों की कूटनीति, हिंदू पूंजीपति और मुसलमान पूंजीपति। मुस्लिम पूंजीपतियों को अंग्रेजों ने सिखाया कि देखो हिंदू तुमसे जबर हैं, इस प्रतिस्पर्धा में तुम टिक नहीं पाओगे, तो अपना जगह सुरक्षित कर लो। और हिंदू पूंजीपतियों और मुस्लिम पूंजीपतियों के पूंजीवादी हितों की बलिवेदी पर हिंदुस्तान का विभाजन हुआ। न जाने कितने हिंदू और मुसलमान। और एक चीज मैं कहूंगा, 1857 की गदर देखिए। जनता कभी सांप्रदायिक नहीं होती, धार्मिक होती है। मेहनत कश आवाम कभी सांप्रदायिक नहीं होता, धार्मिक होता है। सांप्रदायिक कौन होता है? ये मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, ये पढ़े लिखे लोग, यही समाज में जहर बोलते हैं। मरती जनता है और लाभ व्यवस्था और राजनीति को होती है। लाखों हिंदू और मुसलमानों को काट के जो एक साथ ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ रहे थे, न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था, कंधे से कंधा मिलाए जो लड़ रहे थे, अंग्रेजों की कूटनीति। क्योंकि अंग्रेज भी समझते थे कि जनता की एकता बौद्धिक शक्ति बन जाती है।
बांट दिया गया। हिंदुस्तान के पूंजीपतियों, हिंदू पूंजीपतियों ने अंततः उसे स्वीकार कर लिया। गांधी जी जो कहते थे कि पाकिस्तान हमारी लाश पर बनेगा, हिंदू पूंजीपतियों का इशारा पाते ही वही गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विभाजन के पक्ष में लोगों को सहमत करने लगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंग्स फ्रीडम में लिखा कि मैं चकित था, महात्मा जी एक हफ्ते में बदल गए थे। कौन लिख रहा था ये? जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था मौलाना अबुल कलाम आजाद। बांट दिया गया हिंदुस्तान को। और समझौता किसके किसके बीच हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य शाहों और भारतीय पूंजी शाहों के बीच समझौता हो गया। क्रांति नहीं होने पाई। अगर हिंदुस्तान में जनतांत्रिक क्रांति हो गई होती और क्रांति से आजादी मिली होती, मार्क्स कहते हैं, आजकल जर्मन दर्शन के अंत में एक जगह लिखते हैं कि क्रांति इसीलिए आवश्यक नहीं होती कि शोषक शासक वर्ग का तख्ता और किसी तरीके से उल्टा नहीं जा सकता, बल्कि इसलिए भी आवश्यक होती है कि आम जनता के, मेहनतकश जनता के दिमाग में ये युगों युगों से भरा हुआ कूड़ा कचरा बगैर क्रांति के साफ नहीं होता। नतीजा देख रहे हैं आप। हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी जो जितना ही पढ़ा लिखा है, दो ही बातें हैं। एक तो उतना ही भ्रष्ट और धूर्त है, और दूसरा वो उतने ही कायर और नपुंसक है। हालांकि इसके भी समाजशास्त्रीय कारण है। रूस का मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी सर्वहारा क्रांति तक आपको बाजू से खड़ा मिलता है, इसलिए सामाजिक विकास में प्रक्रिया में पैदा हुआ था। और हिंदुस्तान का मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी ये सामाजिक विकास की प्रक्रिया में पैदा नहीं हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य की कोर्ट, ये लॉर्ड मैकाले की संतान, पैदाइशी राजभक्त तो रहा लेकिन राष्ट्रभक्त कभी नहीं रहा। पर्दा उठा के देखिए, जब जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ या चीन से हुआ, एक तरफ हमारी सेनाएं युद्ध कर रही थी, दूसरी तरफ यहाँ का व्यापारी वहां का व्यापारी आपस में व्यापार कर रहे थे। तेल यहां से जा रहा था। ये कभी राष्ट्रवादी नहीं रहा। कितना भी झूठा राष्ट्रवाद का तमगा लगाए, बैंड बजाए, ये कभी राष्ट्रवादी नहीं रहा। सत्ता का हस्तांतरण हो गया और उसी को आजादी का नाम दे दिया गया। आधी रात जब सारी दुनिया सोई थी, तब उस अंधेरे में सत्ता बदली जा रही थी। एक गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। 14 अगस्त तक जो नौकरशाह के बिल्ला लगा हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य का, वो 15 अगस्त को उस पर भारतीय लिख दिया गया। न व्यक्ति बदला, न कुर्सी बदली, न ढांचा बदला, न स्वरूप बदला। इस आजादी के जश्न में पूरा देश जो खून से लथपथ था, अपने ही खून से लथपथ था, कराहता हुआ भी जश्न मना रहा था। अब क्रांतिकारी धारा क्या करे? विभाजन हुआ तो बहुत सारे क्रांतिकारी पाकिस्तान में रह गए, क्योंकि क्रांतिकारियों का कोई देश नहीं होता। वो जहां भी होते हैं, मजदूरों का कोई देश नहीं होता।
भारत से 25 लाख लोग हर साल मजदूर मुस्लिम देशों को भाग जाते हैं और उनके साथ वहां पशुओं जैसा व्यवहार होता है। क्या उनके हिस्से में अपना खून चूसवाना लिखा है, वो चाहे हिंदुस्तान में चूसा जाए चाहे पाकिस्तान में चूसा जाए। उसी तरह क्रांतिकारियों का भी कोई देश नहीं होता। त्रिलोकदा ने यही कहा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हो, पूर्वी पाकिस्तान की जनता को हम किसके हवाले, वहां तो इतनी सांप्रदायिक शक्तियां पूंजीवादी हैं, हमें वहीं रहने दो, वहीं रहेंगे। उस महान, मैं आज भी महसूस करता हूं कि काश वो मुझे अवसर मिला होता। इलाहाबाद ऑफिस में आने वाले थे, आने के 2 दिन पहले खबर आई रेडियो पर कि दिल्ली में उनकी हृदय गति रुक गई और हम सब लोग वंचित रह गए, शायद देखने का सौभाग्य मिल जाता। अंग्रेजों की जेल में 30 साल रहे 47 से पहले, और पाकिस्तान की जेल में 10 साल रहे। 40 साल जिंदगी के जिसके जेल में कटे, वो त्रैलोक्यदा 70 में दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई, आए थे लोगों से मिलने। पाकिस्तान रह गए। अब हिंदुस्तान की स्थिति थे, बहुत सारे तो शरीर से इतने बूढ़े हो चुके थे, तो जेल से निकले 46 से, तो अब कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे। कुछ थे जो आजादी के इस जश्न में खो गए, तमगा लिया, पेंशनधारी हो गए। जो जिंदा क्रांतिकारी थे वो सारे के सारे भूतपूर्व हो गए। भूतपूर्व माने कभी क्रांतिकारी थे, आज नहीं। तो शहीदों के उस लक्ष्य उद्देश्य को, और कुछ जो बचे वो वैधानिक समाजवाद में चले गए। कौन लेता ये संकल्प शहीदों के सपनों को पूरा करने का, एक मानववादी मानव समाज बनाने का संकल्प कौन ले? ये वही ले सकता था जिसमें अपार धैर्य, संयम और आत्मबल हो। मान सम्मान, यश अपयश, सुख दुख, इन सारी सीमाओं से, तो जैसा राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, मेरे माँ बाप ने पाला था दुख सह सहकर, वक्ते रुखसत इतना भी ना आए कहकर, याद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, फिर उनको ही समझ लेना दिल बहलाने को। एक तरफ सुख था, वैभव था, मान सम्मान था, और दूसरी तरफ शहीदों का अधूरा सपना था। साथी केशव प्रसाद शर्मा को ये गौरवान्वित इसलिए होते हैं कि उस विपरीत परिस्थितियों में भी कामरेड केशव शर्मा ने उस यश, मान सम्मान, सुख और वैभव को ठोकर मारकर उन्होंने शहीदों के लक्ष्य उद्देश्य को पूरा करने का संकल्प लिया। और आजीवन मुझे 13-14 साल सीधे उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। शायद आज मैं जो कुछ हूं ये उसी उनके साथ रहने का ही फायदा मिला, लाभ हुआ, पढ़ा लिखा। और
और जीवन के अंतिम क्षण तक उनकी घोषणाएं आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं। न जाने इस रास्ते में न जाने कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। 78 में लखनऊ अमीनाबाद पार्क में, झंडे वाले पार्क में उनके वो शब्द आज भी हमको गूंजते हैं, जब उन्होंने बोलते हुए कहा था कि इस रास्ते में उस सपनों, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए कि इस मार्ग में न जाने कितने लोग हमारे साथ आए और न जाने कितने लोग हमारा साथ छोड़ के चले गए। आज ये लोग हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी के साथी हैं, हो सकता है ये भी कल हमारा साथ छोड़ के चले जाएं, मैं भले अकेला रह जाऊं, लेकिन मेरे जीवन में न कहीं ठहराव है, न कहीं विश्राम है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा उन सपनों को पूरा करने के लिए सतत चलता रहूंगा। यही मेरा जीवन है और इसी में, इसीलिए वो शहीद है। वो स्वयं कहते थे फांसी चढ़ जाना आसान है, फांसी चढ़ना आसान है, लेकिन ऐसे लोगों को तैयार करना जो फांसी का फंदा चूम सके, लोगों के अपमान, तिरस्कार, घृणा सबको झेलते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर जो अडिग रह जाए, ये आसान नहीं होता, ये आसान नहीं होता। आज शर्मा जी हमारे बीच नहीं है। 22 सितंबर 90 को पटना में उनकी शहादत हुई है। आज कितने साल हो गए? 32 साल हो गए। लेकिन उनकी मेहनत, उनकी तपस्या, उनका त्याग आज भी मूर्त रूप में उनका सजाया हुआ काफिला धीरे ही सही, धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहा है, बढ़ता रहा है, बढ़ रहा है। और हम भी कह रहे हैं ये काफिला बीच में रुकने वाला नहीं है, कोई विराम नहीं, कोई विश्राम नहीं। गोरकी ने लिखा था कि उठो चलो, रास्ता चलने से कटता है, कहीं न कहीं तो इस जंगल का अंत होगा। तो साथियों, दुनिया के पास ये व्यवस्था इतनी सड़ गई है और ये पूंजीवादी शासक चाहे जितना प्रयास कर लें, वर्ग संघर्ष का अंतिम और लाजमी परिणाम सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है, बाकी कोई रास्ता नहीं है, कोई है ही नहीं रास्ता। समय नहीं है, वरना मैं समाज के परिवर्तन की गति बताता आपको। क्यों नहीं है कोई विकल्प? एक ही रास्ता है, कोई विकल्प है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। तो इस भौतिक सत्ता को मिटा के श्रम की सत्ता कायम करना, यही एक। इसे हो सकता है 100 साल लग जाए, ये भी हो सकता है कि अगले 10 साल में हो जाए, लेकिन समाज के पास और कोई विकल्प नहीं है। ये मेरा सिंघना, कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक विकल्प है। और हमारी पार्टी
बगैर शोर शराबे के केशव शर्मा का सजाया हुआ ये काफिला आज भी उनके रास्ते पर चलकर मजदूरों के बीच, मेहनतकशों के बीच, छात्रों के बीच उनकी सामान्य चेतना को वैज्ञानिक चेतना में बदलने में लगी हुई है। जैसे जैसे वर्ग चेतना बढ़ेगी वो भौतिक शक्ति बनेगी। इसमें हमारे जैसे तमाम लोग काफिले में शामिल होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे जब तक मंजिल पर यह कारवां नहीं पहुंचता, उससे पहले कोई विश्राम। और यही शर्मा जी की श्रद्धांजलि है। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, लाल हिंद। इससे निवेदन करूंगा कि वे आएं और अपनी बात कहते हुए समापन की घोषणा करेंगे। मंच पर उपस्थित आदरणीय त्रिपाठी जी, भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के महामंत्री साथी आनंद प्रकाश मिश्र जी और बिहार राज्य के राज्य मंत्री साथी रंजीत मंडल जी और सभागार में बैठे हुए गोंडा के चिंतक जनों, सुधी जनों, सम्मानित जनों, पार्टी के क्रांतिकारी समाजवादी साथी गण, आज का ये जो सेमिनार था, आपने सभी वक्ताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना, हृदयंगम किया, मनन किया और आपने साथी केशव प्रसाद शर्मा जी के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में विस्तार से तो नहीं, लेकिन उसकी एक झलक आप लोगों ने जरूर पाई। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि ये सेमिनार अपने मायने में पूरी तरह सफल रहा है। इस मायने में कि आज के दिन 22 सितंबर 1990 को साथी अमर शहीद साथी केशव प्रसाद शर्मा की चिंतन प्रक्रिया बंद हुई थी। उन्होंने जो व्रत लिया था शहीदों के सपनों को पूरा करने का, इसके साथ ही जिस विप्लवी मार्क्सवाद लेनिनवाद की चर्चा साथी मुख्य वक्ता ने करी और भी पूर्व वक्ताओं ने उसका जिक्र किया, उस विप्लवी मार्क्सवाद लेनिनवाद को स्टालिनवाद, ट्रॉट्स्कीवाद और माओवाद के सैद्धांतिक हमलों से बचाने का उन्होंने प्रयास किया। और आज अगर विश्व में विप्लवी मार्क्सवाद लेनिनवाद का परचम लेकर के आरएसपीएमएल का वो काफिला जिसे अमर शहीद साथी केशव प्रसाद शर्मा ने अपने अथक परिश्रम से तैयार किया, वो उसका परचम उठाए हुए चल रही है। शोषित पीड़ित आवाम, मेहनतकश मजदूर वर्ग को, सर्वहारा वर्ग को एक समाजशास्त्रीय दायित्व का बोध कराते हुए एक विप्लवी वर्गीय चेतना से लैस करने का काम कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का क्रांतिकारी आंदोलन, जैसा वक्तागणों के जरिए बताया गया कि राम प्रसाद बिस्मिल के समय में उन्होंने जो 1 जनवरी 1925 का पर्चा बांट करके अपने संगठन का उद्देश्य बताया, उसमें और विस्तार से और बहुत स्पष्ट रूप से जो बम दर्शन पर्चा बांटा गया है जसारे की तरफ से, उसमें स्पष्ट रीति नीति सिद्धांत की झलक मिलती है। और आज किसी को भी कोई कुछ कहा जाए, सत्ता पक्ष की पार्टियां चाहे वो सत्ता में बैठी हो, चाहे आज विपक्ष के रूप में हो, चाहे किसी को कुछ कहें, चाहे किसी की जितनी बदनामी करना चाहें, लेकिन अमर शहीद सरदार भगत सिंह
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने विप्लव के रास्ते से, समाजवादी क्रांति के रास्ते से मजदूर अधिनायकत्व कायम करने की घोषणा की, उसका सपना तो जो है वो फांसी पर चढ़े और फांसी पर चढ़ करके उन्होंने अपने लक्ष्य उद्देश्य को बताने का काम किया, नौजवानों को जगाने का काम किया। आज उसी अधूरे काम को साथी केशव प्रसाद शर्मा जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि उनके अनन्य साथी बटुकेश्वर दत्त जी उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए जैसा भगत सिंह ने उनसे उम्मीद करी थी। जेल से ट्रांसफर होते समय उन्होंने उनसे कहा था कि देखो, देर सवेर आप छूट जाओगे और हमें तो फांसी होने जा रही है, लेकिन आप इस काम को आगे बढ़ाओगे। लेकिन अतीत साक्षी है कि उन्होंने अपने उस मित्र की बात का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। सो आज RSPIML के रूप में जो ये काफिला चल रहा है, शहीदों के अधूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और जैसा हमारे सभी वक्तागणों का भी ये मानना है, मुख्य वक्ता का भी ये स्पष्ट घोषित किया हुआ ये ऐलान है कि वर्ग संघर्ष का लाजमी परिणाम सर्वारा अधिनायकत्व ही होगा। हम ऐसा समझते हैं कि ये सेमिनार सारगर्भित था, सार्थक रहा और अमर शहीद केशव शर्मा जी समेत जितने भी शहीद हुए हैं उनके अधूरे लक्ष्य उद्देश्य को पूरा करने का व्रत लेना, कृत संकल्पित होकर के उसके लिए क्रियाशील होना ही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथी केशव प्रसाद शर्मा जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके द्वारा छोड़े गए अधूरे काम को, उनके द्वारा लिए गए लक्ष्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रियाशील रह करके और अपने जीवन को अर्पित समर्पित किया जाए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, लगभग 4 बजे से इस हाल में सेमिनार का प्रारंभ हुआ था। 4:30 बजे से विधिवत सेमिनार का प्रारंभ हुआ। लगभग 4 घंटे हो रहे हैं और आप लोग भी सुनते सुनते बैठे हुए काफ़ी बोझिल भी हो गए होंगे। सो अब इस सेमिनार के समाप्ति की हम घोषणा करते हैं इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से वक्तागणों द्वारा कही गई बातें आपकी चेतना को कहीं न कहीं झकझोरेंगी और इस ओर उन्मुख करेंगी कि आप अमर शहीद सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, साथी के मीडिया कर्मियों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इस सेमिनार को सहयोग किया है उन सभी के प्रति हम आदर सहित आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। समापन की घोषणा करते हैं। साथियों, लाल हिंद जिंदाबाद, RSPIML जिंदाबाद, अमर शहीद साथी केशव प्रसाद शर्मा जिंदाबाद, विश्व विप्लवी मानववादी महायोद्धा कॉमरेड KP शर्मा जिंदाबाद, विश्व विप्लवी मानववादी महायोद्धा कॉमरेड केशव प्रसाद शर्मा जिंदाबाद, 22 सितंबर कॉमरेड केशव प्रसाद शर्मा शहादत दिवस जिंदाबाद, 22 सितंबर अमर शहीद केशव प्रसाद शर्मा शहादत दिवस जिंदाबाद, अमर शहीद सरदार भगत सिंह जिंदाबाद, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिंदाबाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह खां जिंदाबाद, अमर शहीद सरदार भगत सिंह जिंदाबाद, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, क्रांतिकारी शहीदों का खून देता आवाज, फांसी के तख्ते से आ रही आवाज, विप्लवी शहीदों के अधूरे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित और तैयार हो, क्रांतिकारी शहीदों के अधूरे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित और तैयार हो, सर्वहारा क्रांति की भंग प्रक्रिया पुनः भारत से प्रारंभ करो, सर्वहारा क्रांति
की भंग प्रक्रिया पुनः भारत से प्रारंभ करो। सशस्त्र भारत